वेलकम बैक। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं उनका जिक्र करना आपको दुख ज़रूर पहुंचाता है, अफसोसनाक वाक़े होते हैं, पर उनका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक चेंज की इंडिकेशन कर रहे होते हैं कि वो चेंज आना माशरे में बहुत बहुत ज़रूरी है। अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। एक और हवा की बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई है। शहर कायद की 18 साला मिसबा अपने ही शौहर के वहशाना तशद्दुद का निशाना बन गई और मिसबा का जिस्म और मुँह लहूलुहान कर दिया गया, सर पर पेचकस घुसा दिया गया, ज़ख्म पर नमक डाला गया, चाय की पत्ती डाली गई और दर्द में मुब्तला मिसबा को मज़ीद दर्द दिया गया। मिसबा पर एक एक लम्हा क़यामत ढाता रहा मगर शहरियार नामी दरिंदा उसको रहम नहीं आया। मिसबा तड़पती रही, कोई मदद को ना आया और उसने सिसक सिसक के जान दे दी। मदद को आता भी कोई कैसे, क्योंकि शहरियार नामी दरिंदा सिर्फ इंसान जो था वो बासर था और लड़की के अहले खाना को धमकियां भी देता रहा है कि अगर कोई बोला या कुछ भी किया तो जान से मार देगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन दरिंदा सिफ्त लोगों को किसकी पुष्पनाई हासिल होती है, कौन कर रहा होता है इनकी पुष्पनाई और कौन है जिसके सर पर ये धमकियां लगा रहे होते हैं। एग्जैक्टली मिसबा को शहरियार ने पहले अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के बाद उससे शादी कर ली और सरजानी पुलिस के मुताबिक लड़की की मां ने पोस्टमार्टम होने दिया और ना ही वो कानूनी कार्रवाई कराना चाहती है। लड़की पर तशद्दुद का वाक़या मलीर में पेश आया। DIG वेस्ट की हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि सिंध हुकूमत ऐसे किसी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। वरसा की जानिब से पोस्टमार्टम के लिए ताउन नहीं किया जा रहा। 3 दिन इंतज़ार के बाद कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन हम बस अब ये वो टाइम आ गया जिसमें दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को महफूज रखे, ख़ास तौर पर ऐसे दरिंदों से जो उनके साथ ही उनके घरों में भी रहते हैं। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जी कुछ बात कर लेते हैं ईरान US वॉर की। एक बार फिर से खित्ते में कशीदगी बढ़ने लगी है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर जो अमेरिकी फ़ौज है उन्होंने ईरान पर हमले किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराने के जवाब में ये अटैक किए गए। सेंटकॉम हुकाम ये बता रहे हैं। सिचुएशन जा किस तरफ रही है और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि किस तरफ जाएगी, इस पर हमने ज़रा बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, जिस तरीके से ये कशीदगी एक बार फिर से खित्ते में बढ़ना शुरू हो गई है, एक तरफ बात की जा रही थी कि शायद पिछले हफ्ते में या इस हफ्ते में जो मुज़ाकरात हैं या जो मुआहिदा है, जो डील है वो लॉक हो जाएगी और उसके बाद की सिचुएशन हमारे सामने ही है। हर दिन एक नई डेवलपमेंट हो रही है और वो डेवलपमेंट कुछ अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया हिना और अली, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो जंग थी जिसको हम देखते आए, तकरीबन 37 से 38 दिन जंग चली, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका के लिए तो ख़ास तौर पर हासिल नहीं कर सकी और ना इजराइल के लिए हासिल कर सकी, क्योंकि जब आप जंग मुसल्लत करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। इनिशिएटिव होता है, सरप्राइज होता है, टाइमिंग्स होते हैं, इंटेंसिटी आपके हक में होती है, शॉक्स एंड सरप्राइज इफेक्ट आपके पास होता है। लेकिन जब आप मिलिट्री में वो ऑब्जेक्टिव ना हासिल कर सकें तो वो जब डिप्लोमेसी एक्शन में आती है तो वो आपको एडवांटेजेस में कन्वर्ट नहीं कर पा के देती। यही यहाँ पे हो रहा है कि मिलिटरीली अमेरिकन प्रेसिडेंट बैक बाय इजराइल वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर पाए। अब जब वो अमन की तरफ जाना चाहते हैं तो इजराइल का प्रेशर अप्लाई हो जाता है और इजराइल चाहता है कि ऐसी कोई सीज फायर ना की जाए जिस पर कंप्लीट उनकी क़यादत को, उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को एलिमिनेट ना किया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। सबसे बड़ी मिलिट्री आज भी है, सुपर पावर भी है, लेकिन जब आप वो ना हासिल कर सकें तो आप एक सेफ पैसेज या फेस सेविंग ढूंढते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो ही उन पर ये इंप्रेशन थोपा जाता है खासतौर पर ज़ायनिस्ट मीडिया की तरफ से कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस तरह की डील से तो अच्छा है अमेरिका या प्रेसिडेंट डील करे ही ना, तो फिर वो बैक ऑफ करते हैं और फिर एक ऐसी पोस्टिंग दिखाते हैं या दिखाना चाहते हैं कि लोगों को ये बिलीव हो कि मैं पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज से नहीं कर रहा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूँ। तो ये आई थिंक उसकी अब रेस है। जंग शुरू होने की कैपेसिटी जरूर है अमेरिका की, मैं रिपीटेडली कहता आया हूँ, लेकिन जंग शुरू करने की उनकी लॉजिक खत्म हो चुकी है कि जंग से वो हासिल नहीं कर पाए। 10 दिन और कर लेंगे खुदा ना खास्ता तो फिर भी यहीं पे होंगे हम, इसी तरह हम बात कर रहे होंगे।
अच्छा खालिद साहब, ये जो अपाची हेलीकॉप्टर का मामला है, ये गिराने के मामले पर ईरान तो बैकफुट पर है कि हमने हमला नहीं किया है, ये हमने नहीं गिराया है, और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर गिरता तो जो दोनों पायलट बच गए हैं इसमें, जिसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कर रहे हैं, वो मुमकिन ना हो पाता। आपका फ़ज़ाइये से ताल्लुक़ है, तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? जी अली, देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है एक्सपेंसिव भी है और बड़ा रोबस्ट भी है, अपाची हेलीकॉप्टर। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के अंदर इजेक्शन सीट्स नहीं होती, जैसे उनके F-15 में थी और पायलट्स इजेक्ट कर गए थे, आपको याद होगा, जिसको रेस्क्यू किया गया था बाद में। तो इसको जो लैंड कर जाने का मतलब ये लैंड किया होगा तो पायलट बचे होंगे, चाहे वो हिट हुआ हो सिर्फ, और जैसे इनका F-35 हिट हुआ था पहले और वो लैंड कर गया, इसी तरह पॉसिबिलिटी है कि ये हिट हुआ और लैंड कर गया हो। जिसको वो कह रहे हैं तबाह होना, हो सकता है इस कैटेगरी का हो जिसको तबाह होना, तब हम कहते हैं कि लैंड तो कर पाए लेकिन रिकवरेबल ना हो, यानी इकोनॉमिकली वायबल ना हो उसको रिपेयर करना। ये एक बात। दूसरी बात, आजकल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो शो स्पॉइलर है इसके अंदर वो इजराइल है। जब ईरान, जाहिर है ईरान क्रेडिट लेना चाहेगा अगर उसने टारगेटिंग की है, बहुत ज्यादा उसने रिटेलिएशन की थी इजराइल के खिलाफ भी 2-3 दिन पहले, और याद होगा कि उसने कहा था कि हमने बदला लिया है जो हिजबुल्लाह पर हमले किए जा रहे हैं या सीज फायर की वायलेशन हो रही है। तो यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि विद इन ईरान भी, आपको याद होगा कि पिछली जून 2025 की जंग में विद इन इजराइल भी इनके ड्रोन्स फायर किए गए थे जो इजराइल स्पॉन्सर्ड और लॉन्च थे, और उनकी हाइडिंग्स थी विद इन इजराइल सॉइल, ईरानी सॉइल, और वहां पे उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को नॉकआउट किया था। उस वक्त इन्होंने बड़ी क्लिनजिंग की थी और इजराइल एजेंट्स को ढूंढ कर मारा था। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इराक के अंदर भी प्रॉक्सी है इजराइल की, बहुत सारी नेबर कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, यूएई में अब रिपोर्टेडली है और वो मान भी गए हैं कि वहां पे मौजूद है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शो स्पॉइलर के तौर पर इजराइल ऐसी हरकत कर रहा हो जिसके अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाए, और जाहिर है ऐसी जगह पर फिर ले जाया जाए मुज़ाकरात को, या प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्सनली भी गुस्सा दिलाया जाए कि मैं अच्छा जेस्चर दिखाता हूं रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन ईरान जो है वो डील नहीं करना चाहता। तो आई थिंक वो माहौल खराब करने की भी एक पॉसिबिलिटी है। सही है, लेकिन खालिद साहब जो कुछ भी इजराइल कर रहा है वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता है। जो सदर ट्रंप की सपोर्ट के बगैर ये इस तरह के अटैक्स भी नहीं हो सकते। और जिस तरह से हम कह रहे हैं, शुरू से ही हम कह रहे हैं कि शो स्पॉइलर इजराइल ही है, और जिस तरीके से वो पूरी जो मुज़ाकरात हुए पहले भी, जैसे वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने होस्ट किए, उसके बाद की जो सिचुएशन बनती रही और अब की जो बन रही है, तो इसके पीछे अगर इनको सपोर्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या पहले तो ये लग रहा था कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो किसी ना किसी किस्म का एक मुआहिदा करना ज़रूर चाहते हैं, भले ही वो देर पा ना हो, लेकिन वो ये करना चाहते हैं ताकि वो साबित कर सके कि ये जो जंग है वो उन्होंने खुद से रुकवा दी है। लेकिन अब ये ऐसा महसूस हो रहा है शायद वो मिड टर्म इलेक्शन तक इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या? है ना, देखिए अब जो सिंकिंग शिप होता है ना, हर एक उससे जंप आउट करना चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जितना भी लॉयल्टी रखते हो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, लेकिन उनको क्लियर है कि उसके साथ देने की कीमत क्या है। देखिए, कीमत आप उस वक्त तक देते हैं जब तक आपको पब्लिक सपोर्ट करे, आपकी अप्रूवल रेटिंग ना गिरे, जब तक उसमें आप बेनिफिट लोगों को दिखा सकें, एक वॉर ट्रॉफी दिखा सकें जीत कर बाद में, तो पब्लिक ओपिनियन आपके साथ रहती है। ना इनके पास अभी तक वॉर ट्रॉफी है, ना इकोनॉमी ठीक हो रही है, ऑयल प्राइसेस हर अमेरिकन पे कर रहा है, हालांकि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, वो रिलीज कर रहा है बहुत मैसिव ऑयल की क्वांटिटीज मार्केट में फ्लोट कर रहा है ताकि स्टेबल रहे मार्केट। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रियलाइज करना है कि उसकी वो प्राइस नेतन्याहू को सपोर्ट करने की पहले तो उन्होंने दी है। वो पहले सदर है जो 47 सालों में कन्विंस हो पाए हैं कि ईरान पर हमला करना चाहिए। हर जितने से दूर आए, नेतन्याहू ने एक बयान दिया है कि मेरी ख्वाहिश थी या मेरा ड्रीम था कि ईरान पर हमला हो। तो कोई उनको ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा जो 7 महीने या 8 महीने बाद दोबारा हमलावर हो गया होगा ईरान पर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियलाइज किया है कि मुझे वेनेजुएला प्लस कह के यहाँ पे धकेला गया, उसके बाद वो टेक होम नहीं हुए रिजल्ट। अब उनको रियलाइज हुआ है कि वो बहुत ज्यादा कीमत इकोनॉमिक फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर, इलेक्टोरल फ्रंट पर और वर्ल्ड ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद साहब। और ये चीज हमें इस तरह भी पता चलती है कि 2020 में कासिम सुलेमानी पर जब हमला किया गया वो कामयाब रहा, फिर साइंसदानों को निशाना बनाया गया, वो कामयाबी से निशाना बनाया गया। अब जो बहुत सारे गैजेट्स थे वो फटना शुरू हो गए इसराइली जो कार्रवाइयों में, तो फिर ये इंडिकेशंस थी कि
कि इनकी जो अब रजीम चेंज की कोशिश थी वो भी कामयाब रहेगी, जो इन्होंने करने की यहाँ पर कोशिश की, जिसकी वजह से लोअर किया गया डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर और वेनेजुएला 2 करने की कोशिश की गई। लेकिन आप क्या सोचते हैं, लोगों के जहनों में अभी तक ये है कि अमेरिका इसराइल के साथ है, लेकिन वो जो बात अमेरिका कहेगा इसराइल मानेगा, लेकिन इसराइल इंडिपेंडेंटली भी अपने फैसले ले सकता है? जी देखिए, लेकिन इजराइल को ये कीमत पता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हैना भी जिस तरफ इशारा कर रही थी कि इजराइल अलोन शायद ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरेगा, क्योंकि जाहिर है अगर अमेरिका निकल जाता है या अमेरिका रिटेलिएशन नहीं करता इजराइल के साथ मिलके, तो इजराइल अकेला शायद सस्टेन ना कर पाए। वो इसलिए कि ईरान का जो लॉसेस हैं वो तो हो चुके हैं, डैमेज हो चुका है, लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी, 49 इस दफा शहीद किए गए, 37 लीडर पहले शहीद किए गए, 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक जनरल को अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आप डॉक्ट्रिन नहीं एलिमिनेट कर सकते। जब आप एक लीडर को शहीद करते हैं तो आपके फॉलोअर्स को नहीं मार सकते आप। तो ये सर्वाइव रहता है, करता है। तो आई थिंक स्टैंड अलोन आपकी बात ठीक है, इजराइल सस्टेन नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा एक इम्तिहान प्रेसिडेंट ट्रंप का है ही यही कि अगर वो इजराइल को होल्ड बैक कर सकते हैं तो लोग मानेंगे कि इनकी रिट थी, वरना लोगों को और आप जैसे और मुझ जैसे और आपके व्यूअर्स को ये यकीन हो जाएगा कि असल में सारा नेतन्याहू ड्राइविंग सीट पर है, प्रेसिडेंट ट्रंप हॉस्टेज बने हुए हैं। इसीलिए दोनों के दरमियान इस वक्त मुकाबला चल रहा है कि किसकी रिट है। आपने देखा नेतन्याहू ने वायलेशन की है, लेबनान पर भी हमला किया है, ईरान पर भी किया है। वो ये साबित करने के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप करें या ना करें डिसीजन मेकिंग या ड्राइविंग सीट पे मैं हूं। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप आपने देखा है कि वो साबित करने में लगे हुए हैं, जो कि करना पड़ेगा उनको, कि ड्राइविंग सीट पर मैं हूं, ना कि मैं हॉस्टेज हूं नेतन्याहू के फैसलों का। तो दोनों में इस वक्त ये चल रहा है। राइट बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान यूएस वॉर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें स्पॉइलर जो इसराइल है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। देखते हैं कि वो अमन मुआहिदा जो दोनों फरीकैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कब तक हो पाता है, हो पाता भी है या नहीं, और सिचुएशन मजीद कशीदगी की तरफ जाती है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।